नमस्कार, अनादि टीवी के खास कार्यक्रम पावर कॉरिडोर में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रभु पटेरिया। पावर कॉरिडोर में हम बात करेंगे सरकार, सियासत और ब्यूरोक्रेसी के फैसलों की अंतर्कथा की। पड़ताल करेंगे कि आखिर इन फैसलों के मायने क्या हैं। हमारे साथ रहेंगे अनादि टीवी के ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसी। तो आइए शुरू करते हैं खबरों की खबर लेने का सिलसिला। तो सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति की। शिवराज सिंह चौहान के सख्त रवैये की काट प्रदेश की अफसरशाही ने निकाल ली है। अफसरों को निर्णय लेने के डर को दूर करने के लिए अफसरों ने एक नया पैंतरा निकाल लिया है। उनने इस ईओडब्ल्यू और लोकायुक्त जांच के लिए जो मामले जाते हैं उसको लेकर जीएडी ने एक आदेश जारी किया है। उसमें धारा 17A का एक संशोधन किया गया है। इस संशोधन के जरिए ये प्रावधान किया गया है कि अब कोई भी मामला यदि जांच के लिए ईओडब्ल्यू के पास कोई शिकायत जाती है या लोकायुक्त के पास कोई शिकायत जाती है, उस मामले की जांच वो एजेंसियां तब तक नहीं कर पाएंगी जब तक कि उस पर राज्य सरकार की अनुमति ना मिल जाए। इस अनुमति को लेने के लिए उन्हें इस संबंधित शिकायत से जुड़े हुए सारे दस्तावेज सरकार को देने होंगे। संबंधित विभाग, जिस विभाग से जुड़े हुए अधिकारी का मामला है, वो विभाग उसकी पड़ताल करेगा। उस मामले को फिर वो मुख्यमंत्री समन्वय तक भेजेगा। मुख्यमंत्री समन्वय में उसको एक बार फिर से परीक्षण किया जाएगा और यदि वहाँ लगता है कि ये मामला वाकई जांच के लायक है तो वहाँ से जांच की अनुमति मिलेगी या अनुमति खारिज भी की जा सकती है। ये अपने आप एक अनूठा फैसला है। ये फैसला तब आया है, ये आदेश सरकार की तरफ से तब निकाला गया है जब प्रदेश में भ्रष्टाचार को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खासे सख्त दिखाई दे रहे हैं। तरह तरह की वो जांच पड़ताल करा रहे हैं, अफसरों को चमका रहे हैं, धमका रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं मुख्यमंत्री कि यदि कोई भ्रष्टाचार करता हुआ पाया जाएगा तो उसको प्रदेश में रहने के लिए नहीं देंगे। वो अतिक्रमणकारियों के खिलाफ उनका सख्त रवैया सामने आ रहा है। इस तरीके के जब मुख्यमंत्री के तेवर हैं, उसके बीच में ये आदेश क्या कहता है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम बात करते हैं ब्रजेश चौकसी जी से, जो स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रजेश जी, इस आदेश के निकलने के क्या मायने हैं? आपको क्या दिखाई देता है? इस आदेश के क्या इम्पैक्ट आगे पड़ने वाले हैं? पहले ही लोकायुक्त के जो जस्टिस रहे हैं, लोकायुक्त रहे हैं, वो पहले ही कह चुके हैं कि लोकायुक्त जो संगठन है नख दंत विहीन है, नाखून है, ना उसके पास नाखून है ना दांत है, वो सिर्फ गुर्रा ही सकता है। तो ये तो पहले से इस लोकायुक्त संगठन की और ईओडब्ल्यू की हालत थी। उसके बाद ये नए जो कानून आया है, जिस तरीके से इसको जारी किया गया है, आदेश वो निकाला गया है परिपत्र, उसमें साफ है कि अधिकारी कर्मचारियों से आप पूछताछ भी नहीं कर सकोगे। जबकि पहले ये होता था कि पूछताछ और जांच प्रारंभिक कर ली जाती थी यदि उसमें चालान पेश करने की अनुमति मांगी जाती थी। लेकिन इसमें क्या है कि आप कर्मचारी अधिकारी के साथ साथ आप निजी व्यक्ति पर भी अब भ्रष्टाचार के मामले दर्ज करने में आपको परेशानी आई, क्योंकि वो निजी लोगों से मिलीभगत करके अधिकारी और कर्मचारी जो भ्रष्टाचार करते हैं वो भी इससे बच जाएंगे। दरअसल इसमें होना ये चाहिए था कि जो वित्तीय निर्णय लेने वाले अधिकारी हैं, जिनके पास सक्षम अधिकार हैं, उनकी बड़े अधिकारी हैं, उनकी जांच करने से पहले अनुमति मांगी जाती तो ठीक रहता। इसमें तो सभी को बचा लिए गए, तो अब कर्मचारी भी इसमें नहीं कर पाएंगे। यदि कहीं भ्रष्टाचार हुआ है, बाद में मामला सामने आया है, तो अब लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू भ्रष्टाचार के मामले में जांच तो नहीं कर सकती, लेकिन आईपीसी में एक तोड़ रहता है कि आप भ्रष्टाचार का मामला मत दर्ज कीजिए, आईपीसी की धाराओं में कार्रवाई करिए। तो ये जो मुश्किलें आएंगी उसके पास, जिसमें जो भ्रष्ट अधिकारियों को बचाव की जो है वो दिशा दिख रही है। इसमें स्पष्ट रूप से आदेश में नहीं ये भी लिखा गया कि ये किस पर लागू होगा, पूर्व के मामलों पर लागू होगा या नहीं होगा। इस कारण कई ऐसे मामले भी लोकायुक्त तो ईओडब्ल्यू में सामने आने लगे कि जिन पर पूर्व में अधिकारियों पर मामले दर्ज हैं, वो इसके तहत छूट मांगने लगे हैं, कोर्ट में जाने लगे हैं। तो ये बहुत बड़ा बचाव दिख रहा है, भ्रष्ट अधिकारियों के फेवर में दिख रहा है ये आदेश। अब ब्रजेश जी, हमने देखा है लोकायुक्त में बहुत सारे मामले ऐसे हैं जिनमें चालान की अनुमति के लिए सरकार के पास लंबित रहते हैं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यदि पिछले कार्यकाल की बात करें तो तब भी वो समीक्षा कर बराबर निर्देश देते रहे थे कि चालान की अनुमतियां दी जाएं, मामले विभागों में रोके न जाएं। ईओडब्ल्यू के संबंध में भी यही प्रक्रिया वो अपनाते रहे और हम देखते रहे वहाँ भी बहुत सारे मामले पेंडिंग पड़े रहे जिनमें चालान तक सबमिट नहीं होता था। अब ई टेंडरिंग की जांच का एक मामला चल रहा है लंबे समय से, वो अलग स्थिति है। लेकिन एक माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय वाला मामला था, वो जांच में एक क्लीन चिट दे दी गई, अभी हाल ही का मामला है। तो इन सब घटनाओं के बीच में
इस आदेश के निकलने के बाद क्या आपको ये उम्मीद है कि ये संस्थाएं स्वतंत्रतापूर्वक किसी मामले में जांच कर पाएंगी? देखिए प्रभु जी, पहले भी ये स्वतंत्रता पूर्वक जांच नहीं कर पा रही थी। जांच करने के बाद यदि चालान की बात हम करें तो लोकायुक्त में 2 दर्जन आईएएस आईपीएस अधिकारियों के मामले लंबित हैं जिनमें चालान की अनुमति नहीं दी। आपने जैसे कि कुठियाला जी वाले मामले का जिक्र किया है, तो मैं आपको बता दूं यही ईडब्ल्यू है जिसने पूर्व मुख्य सचिव एसआर मोहंती के खिलाफ जांच की थी। सरकार ने उनको चालान पेश करने की अनुमति भी दे दी थी एक बार, फिर कोर्ट में चले गए, मामला फिर अटका। वो पिछली जो कांग्रेस सरकार ने उन्हें सरकारी गवाह बनाने के लिए एक तरह से उससे अपराध से निकालने की वो कोर्ट में पेश कर दिया था पत्र। अब इसके बाद जैसे ही सरकार बदली तो इन सरकार ने फिर कोर्ट में एक पत्र दिया है ईओडब्ल्यू के माध्यम से कि उनको आरोपी ही रखा जाएगा, आरोपी बनाया जाएगा। तो इस तरह से सरकारें अधिकारियों को, अपने चाहते अधिकारियों को बचाती रही हैं पहले भी और अब भी बचा रहे हैं। लेकिन इस आदेश के कारण तो अब बिल्कुल ही हाथ बंध गए हैं लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू के कि वो भ्रष्टाचार के मामलों की जांच ही कैसे करेगी जब उन पर प्रारंभिक जांच ही नहीं कर सकती। जैसे कि आपने भी बताया कि आपके पास यदि कोई शिकायत आई है लोकायुक्त के पास या ईओडब्ल्यू के पास, जो शिकायत आएगी उसकी शिकायत को प्रमाणों के साथ कि क्या आपके पास आधार हैं। तो अभी तो शिकायत आ जाती थी, वो जांच शुरू कर देते थे और प्रारंभिक जांच में यदि कुछ होता था तब एफआईआर करते थे। लेकिन अब उनके पास शिकायत आएगी तो प्रमाण तो मिलेंगे नहीं जब तक जांच नहीं करोगे। तो इसमें एक बंदिश लगा दी कि जांच ही नहीं कर सकते हो आप, पूछताछ भी नहीं कर सकते हो, तो फिर प्रारंभिक सबूत कहां से मिलेंगे? तो अनुमतियां मिलने में ये आड़े आएगा। अब रजत जी, ये आदेश जिनने निकाला है उनको लेकर भी बड़ी चर्चा है। श्रीनिवास शर्मा जो जीएडी के सचिव हैं, वो जब छिंदवाड़ा कलेक्टर थे उस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री का चुनाव प्रचार के दौरान वहाँ हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया था, जिसकी शिकायत शिवराज सिंह चौहान ने की थी। उसके बाद एक मामला अभी हाल ही में प्रकाश में आया कि मुख्यमंत्री जी ने सिटीजन सेवा के तहत जो सुशासन दिवस पर जो एक घोषणा की थी मुख्यमंत्री ने कि लोगों को 1 दिन के अंदर निवास प्रमाण पत्र मिल जाएगा, उस मामले में उन्होंने मुख्यमंत्री की घोषणा के 2 दिन पहले आदेश जारी कर दिया, जिसको लेकर वल्लभ भवन में बड़ी हलचल मची हुई अधिकारियों के बीच में कि आमतौर पर ऐसा होता नहीं है कि कोई भी प्रशासकीय आदेश मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद निकलता है, वो आदेश पहले उन्होंने निकाल दिया। अब ये उनका एक तीसरा मामला सामने आया है। तो ये क्या किसी अधिकारी का कोई द्वेष नजर आता है कि इस मामले को अभी यहाँ के उनने आदेश जारी किया? क्योंकि हमने ये देखा है जो अधिकारियों से बात की, जांच एजेंसियों के आला अधिकारियों से, तो ये समझ में आया है कि ये जो एक अमेंडमेंट केंद्र सरकार ने किया था बहुत पहले, 3-4 साल पहले एक अमेंडमेंट किया था केंद्र सरकार ने जांच एजेंसियों के मामले, वो उनके लिए था कि जो फर्जी शिकायतें आती हैं, जिन शिकायतों के साथ कोई दस्तावेजी प्रमाण नहीं होते हैं, कि एक झूठी शिकायत किसी अधिकारी के खिलाफ कर दी कि इसने बहुत संपत्ति जुटा ली है या बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी अधिकारी है, तो ऐसे मामलों को बंद करने के लिए, ऐसे मामलों को क्लोजर करने का मामला था जिसको लेकर वो अमेंडमेंट किया गया था। उसी अमेंडमेंट की आड़ लेकर ये आदेश निकालकर सारी की सारी जांचें विभाग के मातहत कर दी गई कि जब तक विभाग अनुमति नहीं देगा वो जांच भी नहीं कर पाएंगे। तो क्या इस अधिकारी को लेकर कोई संदेह है कि मुख्यमंत्री अब लौट कर आने के बाद इस मामले को देख सकते हैं, या ये मुख्यमंत्री की सहमति से ही निकाला गया आदेश हो सकता है? देखिए प्रभु जी, केंद्र सरकार ने जो संशोधन लाई थी उनकी मंशा ठीक थी। मंशा ये थी कि अधिकारी कोई भी मामले में, वित्तीय मामले में, बड़े कामों के मामले में निर्णय लेने में डरते हैं क्योंकि शिकायतें होती हैं, कई तरह से झूठी शिकायतें होती हैं। तो जो लोक सेवक रहते हैं वो निष्पक्षता से और अच्छे से काम नहीं कर पाते, जिससे विकास कार्य रुक जाते हैं। तो इसको रोकने के लिए कानून लाए थे। लेकिन यहाँ जिस तरह से डेफिनेशन देकर उसको जिस तरह से निकाला गया है, आदेश दिया है ईओडब्ल्यू और लोकायुक्त को, उसमें स्पष्ट नहीं किया गया है कि मुख्य अधिकारी जो होंगे, मेन अधिकारी होंगे, उनके बारे में आप नहीं, इसमें सीधा सीधा लिख दिया है कि अधिकारी कर्मचारी यदि कोई भी होगा उसकी जांच नहीं करेंगे, पूछताछ नहीं करेंगे, पहले अनुमति लेंगे। तो मुझे लगता है कि जो अधिकारी ने जो आदेश जारी किया है, जैसे उनकी भूमिका पहले भी संदिग्ध है और इस मामले से मुझे लगता है आदेश जारी करने से और उनकी भूमिका संदिग्ध हो गई। ये वही कलेक्टर हैं जिनको शिवराज जी ने कहा था कि सुन ले रे पिट्ठू कलेक्टर, ये शब्द थे उनके मंच से। तो उन कलेक्टर ने एक के बाद एक दो जो निर्णय लिए हैं, दो जो परिपत्र जारी किए हैं, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री के संज्ञान में आने के बाद जरूर इसमें आदेश में संशोधन होगा ताकि भ्रष्ट अधिकारियों का बचाव ना हो सके। मुख्यमंत्री की मंशा भी है कि जीरो टॉलरेंस रहेगी हमें भ्रष्टाचार के मामले में। तो मुझे नहीं लगता कि मध्य प्रदेश में एक तरह से ये छूट मिल जाएगी अधिकारियों कर्मचारियों को भ्रष्टाचार करने की। सीएम के संज्ञान में ये मामला आएगा, निश्चित तौर पर इसमें संशोधन आदेश जारी होगा। स्वाभाविक तौर पर मुख्यमंत्री जिस तरीके के तेवर दिखा रहे हैं ब्रजेश जी, तो ऐसा लगता है कि इस मामले को वो गंभीरता से लेंगे और इन प्रकरणों में, खासकर जिन लोकायुक्त ईओडब्ल्यू में जांच के लिए जाते हैं, उन प्रकरणों पर यदि कोई विराम लगाने की कोशिश की गई तो मुझे नहीं लगता, या प्रदेश का जो अभी वर्तमान परिदृश्य है उसको देखते हुए नहीं लगता कि शिवराज सिंह चौहान इस आदेश को आगे जारी रखने दे सकते हैं, या इसमें कोई ना कोई संशोधन के निर्देश उनके जल्दी आ सकते हैं।
चलिए अब हम बात करते हैं मुख्यमंत्री द्वारा ली जाने वाली कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस की। तो 9 दिसंबर को जो पिछले महीने कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस मुख्यमंत्री ने ली थी, उसकी एक कार्यवाही विवरण सभी अधिकारियों से मांगे गए थे, जिसको लेकर बार बार निर्देश जारी किए गए, बार बार रिमाइंडर जीएडी के द्वारा भेजे गए, चीफ सेक्रेटरी द्वारा भी रिमाइंडर भेजे गए। उसके बावजूद अभी तक 1 दर्जन से ज़्यादा जिलों की ही मुश्किल से कार्यवाही विवरण सरकार तक पहुंचे हैं। एक्शन टेकन रिपोर्ट ना आने के कारण जो अगली कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस होने वाली है 4 जनवरी को, उसको लेकर भी उसमें मुख्यमंत्री के तेवर खासे कड़े अफसरों के प्रति हो सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री ने जो पिछली बैठक में निर्देश दिए थे उसमें कुछ ऐसे थे जिनको तत्काल पूरा करना था। जल्दी मुख्यमंत्री चाह रहे थे कि जनता को जो लाभ दिलाना चाहते हैं वो जल्दी जल्दी योजनाओं का लाभ जनता तक पहुँचे। कलेक्टर जिलों में क्या काम कर रहे हैं, उनकी क्या योजना है, क्या मुख्यमंत्री के या सरकार के जो निर्देश हैं या जो योजना है उनको लेकर क्या उन्हें रोड मैप बनाया है, वो सारी चीज़ें आनी थी, वो अभी तक नहीं पहुंची हैं। बमुश्किल 1 दर्जन जिलों का ही अभी तक सरकार के पास डाटा पहुंचा है। तो इसको लेकर चीफ सेक्रेटरी ने अब फिर नाराजगी जताई है और अगली जो कॉन्फ्रेंस की तारीख बिल्कुल सामने आ गई है। तो अब इसमें मुख्यमंत्री के तेवर खासे कड़े दिखाई दे सकते हैं और हो सकता है कि इसकी गाज फिर कई अफसरों पर एक साथ गिरे, क्योंकि हमने देखा है पिछली जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें एक कलेक्टर और एक एसपी को मुख्यमंत्री ने हटाने के निर्देश दिए थे। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं इस मसले को भी कि आखिर कलेक्टर इतनी लापरवाही क्यों बरत रहे हैं। ब्रजेश जी, जिलों से कलेक्टर की बात हो तो कलेक्टर रिपोर्ट नहीं भेज रहे हैं, एक्शन टेकन रिपोर्ट का मामला है या संभाग कमिश्नर के स्तर का मामला है तो वहाँ से भी रिपोर्ट नहीं आ रही है। पुलिस से जुड़े हुए यदि घटनाओं को देखें तो एसपी की रिपोर्ट नहीं आ रही है, क्योंकि इस बैठक में तमाम अधिकारी वहाँ पर मौजूद थे और मुश्किल से 1 दर्जन ही अधिकारियों ने अभी तक अपनी रिपोर्ट भेजी है। देखिए प्रभु जी, देहाती भाषा में एक कहावत होती है कि चमड़ी मोटी होना, तो ये अफसरशाही उसी नज़रिए पे चल रही है। सीएम के जो तेवर पिछली बार दिखा चुके हैं, वो एक एसपी एक कलेक्टर पर गाज गिरा चुके हैं, हटा चुके हैं उनको। इसके बावजूद उन्होंने कहा भी था कि इसको वैसे ना लें, साधारण तरह से बैठक को ना लें, इस कॉन्फ्रेंस को गंभीरता से लें। अगली में इसमें कॉन्फ्रेंस में हम समीक्षा करेंगे कि जो निर्देश दिए हैं उनका पालन हुआ है कि नहीं हुआ। इसी की रिपोर्ट मांगी गई थी, 14 तारीख को रिपोर्ट देना थी, लेकिन अभी तक सिर्फ 1 दर्जन जिलों से रिपोर्ट आई है। इससे पहले जो टाइम लिमिट जो दिया गया था उनको, उस टाइम में तो 24 तारीख को तो कोई रिपोर्ट ही नहीं आई थी। इसके बाद सीएस ने नाराजगी जताई है कि इस तरह से आप आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के आदेशों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। नाराजगी के बाद भी आज तक हमारे पास जो रिपोर्ट है, आज तक किसी अधिकारी ने रिपोर्ट नहीं भेजी है। इस नई जो कॉन्फ्रेंस है उसमें मुख्यमंत्री ये भी देखेंगे कि टॉप 5 जिले कौन से हैं और टॉप 5 जो 5 के अलावा जो टॉप फिसड्डी कौन से हैं, मतलब सबसे निचले स्तर के 5 जिले कौन से होंगे और सबसे ऊपर के 5 जिले कौन से होंगे। तो निश्चित तौर पर जो फिसड्डी जिले आएंगे आपके 5 जिले, उन पर निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री की कार्रवाई करने की मंशा होगी। इसी कारण ये भी मांगा गया है कि कौन से जिले अच्छा काम कर रहे हैं उनको प्रोत्साहन दिया जाएगा, जो काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो मुझे लगता है कि इस रिपोर्ट के बाद, इस कॉन्फ्रेंस के बाद एक बड़ी प्रशासनिक सर्जरी भी हो सकती है, क्योंकि मुख्यमंत्री के जो तेवर अभी हमें देख रहे हैं लगातार जो बदले हुए हैं शिवराज जी, उन्होंने किसी को बख्शने की वो भाव रखना छोड़ दिया है कि किसी को बख्शूंगा नहीं मैं। वो साफ कह चुके हैं कि बख्शेंगे नहीं किसी को भी, चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे लापरवाही का मामला हो। जनता से जुड़े जो मुद्दे हैं उन पर आपको कार्रवाई करना पड़ेगी, लोगों के बीच जाना पड़ेगा, उनकी समस्याएं सुनना पड़ेंगी। इसमें लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिस अपराध के मामलों में, कानून व्यवस्था के मामले में भी वो स्पष्ट निर्देश दे चुके हैं कलेक्टरों के साथ साथ एसपी को। जिस तरह से हम देख रहे हैं कई जिलों में तेजी से कार्रवाई हो रही है, बदमाशों के घर गिराए जा रहे हैं, गुंडे बदमाशों पे कार्रवाइयां हो रही हैं, तो उसका भी पालन प्रतिवेदन मांगा गया था किस किस जिले ने क्या क्या कार्रवाई की है। तो वो कार्रवाई की वो रिपोर्ट भी अभी तक मुख्य सचिव के पास नहीं पहुंची है। चलिए, मुख्यमंत्री के तेवर अगली कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में वाकई कड़े दिखाई दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि ये तमाम आला अधिकारी हैं जो जिले के मुखिया हैं, कलेक्टर या संभाग के मुखिया, कमिश्नर या पुलिस के जो अधिकारी हैं एसपी से, उनको कमान, उनका कंट्रोल यदि हम कहें पुलिस महकमे का तो डीजीपी के पास है। प्रशासनिक अधिकारियों का कंट्रोल देखें तो चीफ सेक्रेटरी के पास। तो कहीं ना कहीं इन अफसरों में अपने मुखिया का डर खत्म हो गया है, जिस वजह से ये सीधे सीधे नाफरमानी अभी तक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि नए साल में प्रदेश सरकार
जिस तरीके से कड़ाई का प्रबंध करने जा रही है तो अधिकारियों का कामकाज के तरीके में सुधार आएगा। लेकिन यहाँ ये बताना बहुत ज़रूरी है, कुछ अफसर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं फील्ड में, कई जिलों के कलेक्टर हैं जो इतने अनूठे काम कर रहे हैं कि जिसको लेकर मुख्यमंत्री भी उनकी तारीफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए अब हम बात करते हैं अगली खबर की, और अगला मसला है चुनाव आयोग के निर्देश पर राज्य सरकार ने अंततः ब्लैक मनी का जो मामला था उसकी जांच ईओडब्ल्यू को सौंप दी है। ईओडब्ल्यू को सरकार के द्वारा पत्र भेज दिया गया है। अब इस पूरे मामले में जो आला अधिकारी लिप्त पाए गए थे या जिनके नाम आए हैं सीबीडीटी के रिपोर्ट में, उन अधिकारियों के खिलाफ ईओडब्ल्यू एफआईआर करता है या और प्राथमिकी पर जांच कर लेता है, ये अब ईओडब्ल्यू को तय करना है। उसकी पूरी प्रक्रिया क्या होने वाली है इस बारे में हम बात करेंगे ब्रजेश चौकसे जी। चौकसे जी, क्या प्रक्रिया रहेगी अब जांच की इस पूरे मसले पर? सरकार की चिट्ठी मिलने के बाद, जो सीबीडीटी की रिपोर्ट थी वो मिलने के बाद, ईओडब्ल्यू ने इसमें प्राथमिकी जांच दर्ज कर ली है, पी दर्ज कर ली। जो प्रारंभिक जांच होगी, प्राइमरी जांच होगी, इसके बाद वो अपराध में कन्वर्ट हो जाएगी। जो सबूत मिलेंगे उसके आधार पे एफआईआर दर्ज हो जाएगी, वो आपराधिक मामला हो जाएगा। फिर उसके बाद कोर्ट में चालान पेश होगा और संबंधित अधिकारियों की गिरफ्तारी होगी, उनसे पूछताछ होगी। दरअसल ये ईओडब्ल्यू को 15 दिन बाद ये मामला जाने के पीछे मंशा ये थी कि 5 तारीख को वो एसीएस, होम और सीएस को चुनाव आयोग ने तलब किया है, उनसे पूछा है कि जो कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे चुनाव आयोग की तरफ से कि जो 3 आईपीएस अधिकारी हों और एक राज्य पुलिस सेवा के एसपी स्तर के अधिकारी हैं, उन पर सीधे एफआईआर दर्ज करने की और मामले में आगे की कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे चुनाव आयोग के द्वारा। चुनाव आयोग ने कहा था कि जो राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी हैं उन पर मुख्य सचिव कार्रवाई करें और जो आईपीएस अधिकारी हैं उनके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को निर्देश दिए गए थे। तो हमने देखा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी इस पर पूरी रिपोर्ट देखी है और 1-2 दिन में ऐसे पता चल रहा है कि वहाँ से भी कार्रवाई के निर्देश या कार्रवाई का जो परिपत्र है वो मध्य प्रदेश तक पहुँच जाएगा। अमित शाह ने भी वो रिपोर्ट मांगी है, सीबीडीटी की रिपोर्ट देखी है। तो कार्रवाई अब आगे बढ़ेगी, इनके खिलाफ निलंबन से लेकर बर्खास्तगी की भी कार्रवाई हो सकती है आईपीएस और एसपीएस स्तर के चारों अधिकारियों पे। ये बड़े अधिकारी हैं, इन पर शिकंजा कसने के लिए ईओडब्ल्यू अभी जो जांच करेगी उसके लिए बाकायदा एसआईटी गठित करेगी, क्योंकि एडीजी स्तर के 3 अधिकारी हैं। तो इसमें बड़े अधिकारी के नेतृत्व में दल गठित होगा जो पूरे मामले की जांच करेगा। मुझे लगता है इसमें अभी जिस तरह से नाम आए हैं वो प्राइवेट और निजी आदमी, साथ राजनेताओं के भी नाम जो आए हैं, उनमें 3 मंत्री हैं, 2 पूर्व मंत्री हैं, तो इन सब पर भी आपराधिक मामले दर्ज हो सकते हैं। इनके भी नाम उसमें आएंगे जब जांच के बाद अपराधियों की संख्या बढ़ जाएगी। में एक सरकार ने एक नया निर्णय और लिया है, वो कि ईओडब्ल्यू और लोकायुक्त में जो एसपी का पद था, जो पिछले 13-14 साल से राज्य सेवा के अफसरों को दिया जाता था, अब वो डायरेक्ट भर्ती वाले जो आईपीएस अफसर हैं उनको दिया जाएगा। तो क्या ये एक तब्दीली करने के बाद इस तरीके के भ्रष्टाचार पर रोक लग सकती है? क्योंकि हमने देखा ईओडब्ल्यू के ही एक एसपी का भी नाम इस पूरे मामले में आया हुआ है। ईओडब्ल्यू के 2 अधिकारियों का नाम इसमें आया है। एक पहले थे उसमें एक सीनियर लेवल के अधिकारी, एडिशनल एडीजी रैंक के अधिकारी थे, और अरुण मिश्रा जो हैं एसपी थे इंदौर के, 2 लोगों का नाम। लेकिन मैं प्रभु जी आपको बता दूं कि 2003 से पहले यहाँ आईपीएस ही एसपी हुआ करते थे, लेकिन कैडर में वो पद आईपीएस के लिए नहीं है। कैडर रिव्यू के लिए भी भेजा गया है कि ये एसपी स्तर के जो पद हैं इनको आईपीएस को दिया जाए। तो ये इस घटना के बाद ये निर्णय लिया सरकार ने कि राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी का जो नाम आया है, कि जिस तरह से सीधी अप्रोच रहती है, देखने में ये आता है कि इस तरह के अधिकारी जो राज्य पुलिस सेवा के हैं वो जल्दी प्रभावित हो जाते हैं राजनेताओं से आईपीएस और आईएएस की तुलना में। तो इस कारण ये ईओडब्ल्यू और लोकायुक्त के जो पद हैं अब उन पे आईपीएस अफसरों को ही एसपी रखा जाएगा। ये निर्णय सरकार ने लिया है, इससे भी भ्रष्टाचार वहाँ कम होने की संभावना रहेगी। चलिए, ये ईओडब्ल्यू का अपने आप में एक बड़ा फैसला यदि सरकार ने ईओडब्ल्यू को जांच सौंपी है तो, लेकिन इस पूरे मसले में एक नई चीज़ और है कि जैसा ब्रजेश जी बता रहे थे कि इस पूरे मामले में कई मंत्री जो पिछली सरकार में मंत्री रहे और कुछ तो नई सरकार में भी मंत्री हैं, और कई नेताओं के नाम सामने आए हैं, और इन नेताओं का क्या होगा इस पूरे मामले में? क्योंकि खासकर ये देखा गया कि जिन नेताओं के नाम आए हैं वो कांग्रेस में थे पिछली सरकार के दौरान, और फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक हैं वो उनके साथ वो भारतीय जनता पार्टी में आए, चुनाव जीतकर यहाँ पर फिर वो मंत्री बने हुए। तो अब जब इनके नाम आ चुके हैं, ओपन हो चुके हैं, सीबीडीटी की रिपोर्ट ईओडब्ल्यू के पास है, सरकार ने वो रिपोर्ट देख ली है, केंद्र सरकार में भी वो रिपोर्ट मौजूद है, तो इन लोगों को या इन नेताओं की क्या स्थिति आगे हो सकती है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। ब्रजेश जी,
इन नेताओं के ऊपर क्या कार्रवाई हो सकती है, या इनको माफ कर दिया जाएगा, या इनकी कोई आगे जांच पड़ताल ईओडब्ल्यू कर सकता है? देखिए प्रभु जी, जिस तरह से चुनाव आयोग ने निर्देश दिए हैं, पहला निर्देश ये दिया है कि जो अधिकारी हैं, आईपीएस अधिकारी, एसपी, तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। जब मुकदमा दर्ज होगा, इसके बाद जी। कड़ी से कड़ी जोड़ी जाएगी, तो निश्चित तौर पे जिन लोगों के नाम आए हैं, प्रूफ है इनमें, जो एक मंत्री ने तो बाकायदा लिख के दिया है कि उनने 5 लाख रुपए लिए, तो ये काला धन जो आया था, भ्रष्टाचार के माध्यम से आया था, उसको लेने वाला भी और देने वाला दोनों अपराधी होते हैं। रिश्वत जिस तरह से ली जाती है और दी जाती है, दोनों ही अपराधी होते हैं। तो इस मामले में एक कहीं से भी कोई नेता है इस आधार पर नहीं बच सकेंगे कि उन्होंने ये राशि चुनाव में ली है। और कई मामले ऐसे आएंगे कि चुनाव की जो क्षमता है, चुनाव के जो अधिकार हैं कि कितनी सीमा तक आप खर्च कर सकते हो, उससे भी ज़्यादा इनने राशि ली है और चुनाव में खर्च का जो है। और मुझे लगता है कि चुनाव आयोग इस आदेश के मतलब इस मामले को लेकर इतना सख्त है कि वो एक नज़ीर बनाना चाहता है कि आगे लोग काला धन चुनाव में ना खपा सकें। तो ये मामला बहुत लंबा जाएगा और इसमें जांच के बाद में जो जो लोग आते जाएंगे वो आरोपी बनते जाएंगे। और इससे सरकार ने जिस तरह से विधि विभाग और बाकी सब राय लेने के बाद ही जो मामला ईओडब्ल्यू को दिया है, तो उसने उसके नफ़ा नुकसान दोनों देख लिए होंगे। जो उसके मंत्री आ रहे हैं, जो कांग्रेस में थे लोग पहले, वो अब भाजपा में आ गए, ऐसे विधायकों के और मंत्रियों के भी नाम इसमें हैं। तो निश्चित तौर से भाजपा के लिए भी ये एक वो होगा कि उन्हें आगे जाके यदि इनके नाम आते हैं, अपराध में दर्ज होते हैं, तो अपराधी बनते हैं, आरोपी बनते हैं, तो फिर इनको इन पर कार्रवाई करना पड़ेगी। भले ही अभी इन पर कोई कार्रवाई ना हो, लेकिन जांच के बाद आगे इन पर आंच आ सकती है। और एक भाजपा के लिए ये है कि सरकार के लिए एक नैतिक दबाव जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया पे बना सकते हैं कि वो उनके लोगों के नाम आए हैं, तो जिस तरह से अभी सिंधिया दबाव बना रहे हैं कि मंत्रिमंडल में उनके जो लोग रह गए हैं उनको शामिल किया जाए और बाकी के लोगों को जो आए हैं उनको निगम मंडलों में नियुक्ति दी जाए। तो मुझे लगता है कि सरकार के लिए भी एक ये रहेगा कि ये दबाव हो जाएगा नैतिक सिंधिया जी पर कि वो इनका समर्थन ना कर सकें और उन पर तलवार लटकी रहेगी, तो वो उस हिसाब से काम करेंगे जब सरकार को लगेगा कि यदि वो है तो इस आधार पर उनको बाहर किया जा सकता है मंत्रिमंडल से। ब्रजेश जी, ईओडब्ल्यू या लोकायुक्त, इन संस्थाओं के अभी तक के इतिहास यदि हम देखते हैं तो कभी भी किसी भी राजनेता, खासकर मंत्री पद पर शामिल रहे व्यक्ति के बारे में कोई भी जांच अंजाम तक नहीं पहुंची, उनको क्लीन चिट ही दी गई है। लोकायुक्त में यदि हम पिछले कई वर्षों की बात करें या 2 दशक की बात करें तो मुझे क्या 30 से 40 मंत्रियों की शिकायतें वहाँ हुई, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। मड़ोताल भूमि घोटाला अपने आप में एक प्रमाण भी है इसका कि इतना बड़ा भूमि घोटाला हुआ था जबलपुर का, और उस पूरे मसले पर भी कोई अंतिम परिणाम में जो आया तो उसमें नेताओं पर कहीं कोई आंच नहीं आई। तो क्या आपको लगता है कि अब इस मामले में भी जिनके नाम आए हैं मंत्रियों की, उन पर कोई आंच आएगी या केवल अधिकारियों तक ये मामला सीमित हो सकता है? देखिए प्रभु जी, ये सरकार की इच्छा शक्ति पर और लोकायुक्त संगठन के जो लोकायुक्त होते हैं उन पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। हमने कर्नाटक का मामला देखें तो वहाँ पे लोकायुक्त ने ही जांच की थी और मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया था, उनको कुर्सी छोड़ना पड़ी थी। मध्य प्रदेश में हालांकि अभी तक किसी नेता का पे कार्रवाई नहीं हो पाई है, लोकायुक्त में जांच भरी बहुत से लोगों को मिली है और क्लीन चिट मिलती रही है। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश में हो सकता है कि ऐसा हुआ हो कि नेताओं के जो मामले आए हैं उनका सीधा इन्वॉल्वमेंट ना मिला हो, ऐसे सबूत ना मिले हों, इस कारण कार्रवाई ना हो पाई हो। लेकिन यदि सबूत मिलेंगे, सीधा इन्वॉल्वमेंट भ्रष्टाचार में मिलेगा, तो मुझे लगता है कि जिस तरह से शिवराज जी के अभी तेवर देखने को हमें मिल रहे हैं उनमें उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उन पर भी कार्रवाई हो सकती है। भले ही पिछला उदाहरण हो या पिछले जो हैं मामले हैं उनमें भले ही ना कार्रवाई हुई, ऐसे तो आईएएस आईपीएस अधिकारियों पर भी कार्रवाई नहीं लोकायुक्त कर पाया क्योंकि चालान की अनुमति सरकार ने नहीं दी है। तो उसमें कुछ ना कुछ वजह ऐसी रही होगी, इस कारण ये धारा संशोधन लाए गए हैं भ्रष्टाचार के मामले में कि यदि अधिकारी निर्णय लेते हैं, लोकहित में निर्णय लेते हैं, तो उन पर अनावश्यक प्रभाव ना डाला जाए, उन पर कार्रवाई ना की जाए अनावश्यक रूप से, ताकि वो आगे निर्णय आसानी से ले सकें। तो मुझे लगता है कि यदि इस मामले में मंत्रियों का सीधा इन्वॉल्वमेंट आए, प्रमाण मिले, जिस तरह की रसीद मिली है, हाँ, तो बिल्कुल उम्मीद की जा सकती है कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। अब बात करते हैं सिविल सर्विस के 2 कैडर्स की, 2 महत्वपूर्ण कैडर्स हैं जिनका आकार बेडौल हो गया है। यदि हम पुलिस सेवा की बात करते हैं आईपीएस की, तो आईपीएस का आकार किसी तोंद वाले हवलदार की तरह हो गया है, गोल मटोल सा आकार हो गया ऊपर का।
नीचे जरूर दायरा उसका अलग है। यदि हम आईएफएस की बात करते हैं, भारतीय वन सेवा की, तो जिस तरीके का बरगद का पेड़ होता है ऊपर से फैला हुआ, उस तरीके से भारतीय वन सेवा का ढांचा पूरा पूरा हो गया। इससे प्रशासनिक कामकाज चलाने में इन दोनों विभागों को खासी दिक्कतें आ रही हैं। बार बार ऊपर के पद बढ़ाए जा रहे हैं। अभी हाल ही में डीजी के 2 पदों को बढ़ाया गया है, उनकी मंजूरी ली गई स्थायी तौर पर। तो ये स्थितियां दोनों कैडर में सामने आ रही हैं। अब ब्रजेश जी, ये क्यों स्थिति बार बार बनती है? कैडर रिव्यू होता है, उसके बावजूद आला अधिकारियों के पद बढ़ते जा रहे हैं, नीचे के पद घटते जा रहे हैं। प्रभु जी, जो अधिकारी हैं, आला अफसर हैं, वो अपनी पदोन्नति में किसी तरह का रोड़ा नहीं चाहते हैं, कोई देरी नहीं चाहते हैं, वो अपने लाभ शुभ देखते हैं। इस कारण कैडर का सत्यानाश होने की दशा में पहुंच गया है। पिरामिड की तरह होता है कैडर, ऊपर से एक नीचे इस तरह से बढ़ेंगी। लेकिन अब पुलिस महकमे का जो है वो ढांचा ऐसा हो गया है कि आईजी से ज़्यादा एडीजी हो गए। कई पदों, जो छोटे अधिकारियों के पद रहते हैं वो कम कर दिए जाते हैं, वहाँ पे एडीजी बिठा दिया जाता। हम देखते हैं कि भोपाल में ही आईजी के स्थान पर एडीजी बैठे हुए हैं, इंदौर में भी आईजी के स्थान पर एडीजी बैठे हैं, शहडोल में भी और उज्जैन में भी ये स्थिति है। अब जो फिर से उनको पदोन्नति दी गई है, तो जिस एसएसपी का जो पद है डीआईजी का था, लेकिन वहाँ पे इंदौर में आप देखिए कि उनको आईजी बना दिया, वहीं के वहीं बिठा दिया। तो ये जो पद खत्म करते जा रहे हैं। लेकिन अब सरकार की तरफ से केंद्र को गया है, एक प्रपोजल गया है कैडर रिव्यू करने का। इसमें 39 पद मांगे गए हैं, जिसमें 4 एसपी के पद लोकायुक्त के लिए भी हैं, 4 एसपी के पद आपको ईओडब्ल्यू के लिए भी हैं। इस तरह से ये कैडर रिव्यू करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो पहले से ढांचा बिगड़ गया है, जो काम एडिशनल एसपी करते थे वो आज एसपी कर रहे हैं, जो डीआईजी करते थे वो आईजी कर रहे हैं। जी ब्रजेश जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। यही हाल वन विभाग में भी है कि वहाँ पे डीएफओ कम हो गए हैं, उसके ऊपर के अधिकारी ज़्यादा हो गए हैं, सीसीएफ डीएफओ का काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक सिविल सर्विस का ढांचा बिगड़ा है। ये अपने आप में एक बड़ी समस्या सरकार के सामने आने वाले समय में दिख सकती है। पावर कॉरिडोर में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे सरकार के कुछ नए फैसलों के और उन फैसलों की अंतर कथा के साथ। तब तक आप देखते रहिए अनादि टीवी।